हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी शिक्षा। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? जेसी बर्नार्ड, जीपी मर्डॉक, सीएच कूले, एचएम जॉनसन। तो किसने लिखी है? हमारा आंसर है जेसी बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 12, अगस्त कॉम्ट के सामाजिक विकास के 3 चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जो कॉम्ट ने सामाजिक विकास के 3 चरणों की बात की है, तो उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? देवशास्त्री, अधिभौतिक, औद्योगिक या प्रत्यक्षवाद। तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, औद्योगिक। औद्योगिक शामिल नहीं है। बाकी देवशास्त्री यानी थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविज्म, ये तीनों शामिल है, औद्योगिक नहीं शामिल है। कॉम्ट के अनुसार अगस्त कॉम्ट जो थे, उन्होंने कहा कि मानव का बौद्धिक विकास अर्थात मानव प्रगति जो ज्ञान के विकास पर आधारित है। कॉम्ट ने कहा कि मानव का बौद्धिक विकास यानी मानव प्रगति ज्ञान के विकास पर आधारित है, जिसे प्रगति का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ प्रोग्रेस कहा जाता है। इनका कहना है, कॉम्ट जी कहते हैं कि समस्त मानवीय बौद्धिक विकास 3 विभिन्न सैद्धांतिक स्तरों के क्रमिक रूप से गुजरता है। कॉम्ट क्या कहते हैं कि समस्त मानवीय बौद्धिक विकास जो है वह 3 विभिन्न सैद्धांतिक स्तरों के क्रमिक क्रम से गुजरता है, और प्रत्येक स्तर के साथ जो 3 स्तरों से गुजरता है, तो जो प्रत्येक स्तर होता है उसके साथ एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व जुड़ा होता है। तो ये 3 स्तर बताते हैं। ये 3 स्तर निम्नलिखित हैं। पहला बताया इन्होंने धार्मिक स्तर यानी कि थियोलॉजिकल, और दूसरा इन्होंने बताया कि मेटाफिजिकल यानी तात्विक या अपूर्ण स्तर भी इसे कहा जाता है, और इसे अधिभौतिक भी कहा जाता है, जो इसमें लिखा है अधिभौतिक। लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में कई नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में मेटाफिजिकल। और तीसरा स्तर इन्होंने बताया प्रत्यक्षवादी यानी कि पॉजिटिविज्म स्टेज। तो ये 3 स्टेज बताते हैं और कहते हैं कि मानव का जो बौद्धिक विकास हुआ है इन्हीं 3 स्तरों के आधार पर हुआ है। और जो इनका थियोलॉजिकल है यानी देवशास्त्री जो है, थियोलॉजिकल के ये 3 पार्ट बताते हैं। क्या बताते हैं? थियोलॉजिकल के ये 3 पार्ट बताते हैं। पहला बताते हैं जीवित सत्तावाद यानी कि फेटिसिज्म, और दूसरा बताते हैं बहुदेववाद यानी कि पॉलीथिज्म, और तीसरा बताते हैं एक देववाद यानी कि मोनोथिज्म। तो कभी कभी इनका भी ऐसे पूछ लेता है, तीनों दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि फेटिसिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म, और एक कोई और दे देगा और पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो जो ये थियोलॉजिकल है इसके 3 पार्ट हैं, तो इसको भी याद कर लीजिए कौन कौन से हैं, फेटिसिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। और जो ये औद्योगिक समाज है, ये औद्योगिक की बात सेंट साइमन करते हैं। जो एक सेंट साइमन इनके गुरु थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम औद्योगिक समाज का शब्द का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन बना भी है कि औद्योगिक समाज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो सेंट साइमन ने किया था। और सेंट साइमन ने सामाजिक जीव विज्ञान यानी कि सोशल बायोलॉजी का भी प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन से समाज के प्रकार का उल्लेख मैकडॉनल ने नहीं किया है? एक मैकडॉनल थे, तो उन्होंने समाज का वर्गीकरण किया था, तो उसमें इन्होंने कौन सा नहीं बताया है? परंपरागत, आधुनिक, औद्योगिक या उत्तर आधुनिक। तो कौन सा इन्होंने नहीं बताया है?
इन्होंने औद्योगिक की बात नहीं की है। बाकी इनका ये 3 वर्गीकरण है। परंपरागत समाज की बात करते हैं, आधुनिक समाज की बात करते हैं और उत्तर आधुनिक समाज की बात करते हैं। लेकिन मैकडॉनल्ड ने औद्योगिक समाज की बात को नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 14, समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंकल्स द्वारा विवेचित 3 पथों में सम्मिलित नहीं है। जो एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की परिभाषा दी है तो उसमें इन्होंने 3 पथ को बताया है। तो उन 3 पथों में कौन सा नहीं है? आलोचनात्मक पथ, ऐतिहासिक पथ, विश्लेषणात्मक पथ या अनुभविक पथ। तो एलेक्स इंकल्स ने किसकी बात नहीं की है? इन्होंने आलोचनात्मक पथ की बात नहीं की है। तो हमारा यही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन्होंने आलोचनात्मक पथ की बात नहीं की है। समाजशास्त्र की परिभाषाओं में विभिन्नता को देखते हुए एलेक्स इंकल्स ने जो है समाजशास्त्र की परिभाषाओं में बहुत विभिन्नता थी, तो उसको देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने समाजशास्त्र की परिभाषा को परिभाषित करने का काम किया था, तो इन्होंने देखा कि सब अपने अपने मत के अनुसार इन परिभाषाओं को दे रहे हैं, तो इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक है, बहुत चर्चित बुक है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, व्हाट इज सोशियोलॉजी 1965। तो इसमें इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करने की कोशिश की थी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बना है कि समाजशास्त्र ने एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा है, तो उन 3 भागों में कौन सा नहीं है? तो वो 3 भाग हैं कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, और दूसरा इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र संस्थाओं के अध्ययन के रूप में, तीसरा इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तो साथ साथ हम लोग इसे भी याद कर लेंगे, क्योंकि इसी में से दे देता है कि समाजशास्त्र समुदाय के अध्ययन के रूप में। तो अब पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है, तो इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र संस्थाओं के अध्ययन के रूप में है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। लेकिन इसी में एक ऑप्शन बढ़ा देगा और पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो इनकी एक बुक व्हाट इज सोशियोलॉजी जो है, ये तो एलेक्स इंकल्स की है ही, लेकिन एक लोग और लिखे हैं व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक, जो कि 1972 में लिखी गई है। तो उसके वो हैं नॉर्बर्ट इलियास की बुक है। तो हो सकता है कभी पूछ ले कि व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक किसकी है, तो नॉर्बर्ट इलियास ने भी लिखी है 1972 में, और जो इन्होंने लिखी है एलेक्स इंकल्स ने लिखी है व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो वो 1965 में लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त कॉम्ट की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में है? अगस्त कॉम्ट की पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में है? तो पॉजिटिव पॉलिटी जो है वो 4 खंडों में है। ऑप्शन नंबर सेकंड, 4 खंडों में है। जो इनकी ये पॉजिटिव पॉलिटी बुक है, ये 1851-54 में लिखी गई थी। 1851-54 में लिखी गई थी, और ये जो है 4 खंडों में प्रकाशित है। इसी पुस्तक में इन्होंने क्वेश्चन बनता है कि मानवता के धर्म यानी कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट अगस्त कॉम्ट ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट यानी कि मानवता के धर्म का कॉन्सेप्ट जो है अगस्त कॉम्ट ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो पॉजिटिव पॉलिटी में दिया है, क्योंकि पॉजिटिव फिलॉसफी भी रहता है इनकी पुस्तक है, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन इन्होंने मानवता के धर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो पॉजिटिव पॉलिटी में ही दिया है। और ये जो है इन्होंने मानवता के धर्म का जो सिद्धांत दिया है वो किससे प्रभावित होकर दिए हैं, किससे प्रेरित होकर दिए थे? तो वो एक क्लोटाइन डिवास्क महोदया थी, तो उनसे प्रभावित होकर इन्होंने मानवता के धर्म का सिद्धांत दिया था, जिस वजह से इनका जो ये प्रत्यक्षवादी माने जाते हैं, ये प्रथम प्रत्यक्षवादी माने जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने इस मानवता के धर्म का सिद्धांत दिया तो इनके प्रत्यक्षवादी होने पर लोग संदेह व्यक्त करने लगे थे।
जो इन्होंने मानवता का धर्म का सिद्धांत दे दिया था, तो जो और विद्वान थे तो इनके प्रत्यक्षवादी होने पर संदेह व्यक्त करने लगे थे। और जो इनकी पॉजिटिव फिलासफी पुस्तक है वो 6 खंडों में प्रकाशित है। जो इन्होंने पॉजिटिव फिलासफी पुस्तक लिखी है तो वो 6 खंडों में प्रकाशित है। क्वेश्चन बन सकता है कि पॉजिटिव फिलासफी कितने खंडों में है और कब लिखी गई, तो 1830 और 42 के लगभग में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने पॉजिटिव फिलासफी में इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पॉजिटिव फिलासफी या प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट या त्रिस्तरीय नियम या विज्ञानों का संस्करण का नियम या सामाजिक स्थिति की बात, सामाजिक गतिकी की बात तथा समाजशास्त्र का उल्लेख, ये सब इसमें से कोई भी पूछ लेगा कि त्रिस्तरीय का नियम अगस्त कॉम्ट ने अपनी किस पुस्तक में दिया, तो पॉजिटिव फिलासफी। और जो है प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट किस में दिया, तो वो भी पॉजिटिव फिलासफी में ही दिया है। सामाजिक स्थिति की बात, सामाजिक गतिकी की बात, ये सब इन्होंने पॉजिटिव फिलासफी में ही दिया है। लेकिन केवल पॉजिटिव पॉलिटी में मानवता के धर्म का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और इनकी एक पुस्तक है क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, जो कि 1852 में लिखी गई थी। तो इसमें इन्होंने प्रजातंत्र का उल्लेख किया है। क्वेश्चन बने कि प्रजातंत्र का उल्लेख अगस्त कॉम्ट ने अपनी किस पुस्तक में किया, तो क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म में इन्होंने किया है। और एक पुस्तक इनकी है कि क्वेश्चन पूछ ले कि इनके मरणोपरांत कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये पुस्तक इनके मृत्यु के पश्चात जो है प्रकाशित हुई। तो पूछ ले क्वेश्चन कि मरणोपरांत पुस्तक इनकी कौन सी प्रकाशित हुई, तो एजुकेशन एंड सोसाइटी। और इनकी एक पुस्तक है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो इन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट, मानवता के धर्म का कॉन्सेप्ट भी दिया है। और यहाँ ध्यान देना है कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, 1856 में लिखी गई है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि इन्होंने मानवता के धर्म का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया, तो यहाँ जब और ऑप्शन में रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बुक भी रहेगा, तो हम लोग कंफ्यूज होकर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में ही उसको आंसर मान सकते हैं, क्योंकि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक में ही देंगे, ऐसा सोच के हम लोग कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी बुक में दिया है, लेकिन रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी इनकी बुक भी है, तो उस बुक में नहीं दिया है इन्होंने। मानवता के धर्म का सिद्धांत रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बुक में नहीं दिया है, पॉजिटिव पॉलिटी में दिया है, तो यहाँ ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 16, समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट है कि समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ऑगबर्न व निम्का, किम्बाल यंग, किंग्सले डेविस, मैकाइवर व पेज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑगबर्न एवं निम्काफ। ये स्टेटमेंट जो है ये ऑगबर्न और निम्काफ का है। किंग्सले डेविस ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है, इनका स्टेटमेंट है, इनसे मिलता जुलता है ऑगबर्न निम्काफ से। तो किंग्सले डेविस का स्टेटमेंट है कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। जब संपूर्ण संगठन रहेगा तो वहाँ ऑगबर्न निम्काफ रहेंगे, लेकिन जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं तो वहाँ पर किंग्सले डेविस होंगे। किंग्सले डेविस ने क्या कहा कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। और ये जो किम्बाल यंग हैं, इन्होंने क्या समुदाय से संबंधित स्टेटमेंट दिया है कि इन्होंने कहा कि भौगोलिक वातावरण व संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक वातावरण व संस्कृति के आधार पर समुदाय को परिभाषित किया इन्होंने। जो किम्बाल यंग हैं, क्वेश्चन पूछ ले कि इन्होंने समुदाय की परिभाषा किन आधारों पे दी है, तो इन्होंने भौगोलिक वातावरण और संस्कृति के आधार पर समुदाय की परिभाषा दी है। और ये स्टेटमेंट देते हैं, क्या कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के तहत एक स्थान अथवा परिक्षेत्र में रहता है, एक ही संस्कृति के तहत एक स्थान या परिक्षेत्र में रहता है
तथा जो अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किम्बाल यंग का है। और मैकाइवर पेज का स्टेटमेंट है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वह किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदार न होकर सामान्य जीवन की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये मैकाइवर एंड पेज का है। क्वेश्चन नंबर 17, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? कंटेम्प्रेरी इंडिया इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक किसकी है? O.M. लिंच, आंद्रे वेत्ते, S.C. दुबे, योगेंद्र सिंह। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 S.C. दुबे। किसकी पुस्तक है? तो S.C. दुबे जी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 18, सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करना एवं संस्थागत साधनों को अस्वीकार करने की निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करते हैं लेकिन संस्थागत साधनों को अस्वीकार करते हैं, तो उनको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अनुरूपता कहा जाता है, नवाचार कहा जाता है, विद्रोह कहा जाता है या संस्कारिता कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे जो है नवाचार कहा जाता है, यानी कि इनोवेशन कहा जाता है, उसको नवाचार कहा जाता है। तो जो ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है R.K. मार्टन ने दिया है। तो R.K. मार्टन के अनुसार जो है, मार्टन क्या कहते हैं कि समाज की संरचना में ही एनोमी या विचलन के गुण छिपे रहते हैं। मार्टन क्या कहते हैं कि समाज की संरचना जो है, जो समाज का स्ट्रक्चर है, उसी में ही इनोमी या विचलन के गुण छिपे रहते हैं। वैसे सर्वप्रथम पूछे कि एनोमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो सर्वप्रथम इमाइल दुर्खीम ने दिया है और उसके बाद R.K. मार्टन ने दिया है। तो R.K. मार्टन कहते हैं कि जो ये समाज की संरचना है उसी में ही एनोमी या विचलन के गुण छिपे रहते हैं। और जो व्यक्ति होता है वह समाज द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक लक्ष्य को समाज द्वारा प्रदत्त संस्थागत साधन से प्राप्त करने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति होता है वह समाज जो निर्धारित किया है, सांस्कृतिक लक्ष्य को निर्धारित किया है, जो समाज ने निर्धारित किया है, और जो समाज ने ही संस्थागत साधन भी बताए हैं कि आप अपने सांस्कृतिक लक्ष्य को इन्हीं संस्थागत साधनों से प्राप्त करते हैं। तो जो व्यक्ति होता है वह समाज में निर्धारित सांस्कृतिक लक्ष्य को समाज द्वारा प्रदत्त संस्थागत साधन से प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे समायोजन करने की कोशिश करता है। अतः जिस प्रकार वह समायोजन स्थापित करेगा उसी प्रकार उसकी सामाजिक भूमिका होगी। जिस प्रकार वह समायोजन स्थापित करेगा उसी प्रकार उसकी सामाजिक भूमिका होगी। तो यह समायोजन विचलनकारी समायोजन होगा। वो कहते हैं, मार्टन कहते हैं कि जो सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन है, जब उसमें वह समायोजन स्थापित नहीं कर पाता जो समाज द्वारा दिए गए हैं और अपने हिसाब से उसको समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है, तो जो उसमें जो समायोजन में जो होता है वो उसको विचलनकारी बताते हैं। तो वो विचलनकारी रूप जो हैं वो 5 प्रकार के बताए हैं इन्होंने। तो पहला उसमें इन्होंने बताया अनुरूपता, यानी कि कन्फर्मिटी को बताया, और दूसरा इन्होंने बताया इनोवेशन, नवाचार को बताया, और तीसरा इन्होंने संस्कारवाद यानी कि रिचुअलिज्म को बताया, और चौथा इन्होंने रिटेरिज्म को बताया, जिसे प्रत्यावर्तनता कहते हैं या पलायनवाद भी कहते हैं, और पांचवा ये विद्रोही बताते हैं यानी कि रिबेलियन बताते हैं। तो ये 5 तरीके बताते हैं कि व्यक्ति इन्हीं 5 तरीकों द्वारा जो है समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। तो जो इन्होंने पहला अनुरूपता बताया यानी कि कन्फर्मिटी बताया है,
तो उसमें जो है व्यक्ति क्या करता है कि जो समाज द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक लक्ष्य हैं उनको भी अपनाता है, और जो समाज द्वारा निर्धारित संस्थागत साधन है वो भी अपनाता है कन्फर्मिटी में। लेकिन जो नवाचार होता है, इनोवेशन होता है, उसमें व्यक्ति क्या करता है कि सांस्कृतिक लक्ष्य तो होते हैं समाज द्वारा, जो समाज ने बनाया है सांस्कृतिक लक्ष्य वो तो होते हैं, लेकिन जो साधन व्यक्ति अपनाता है वह समाज द्वारा निर्धारित जो साधन होता है उसे नहीं अपनाता है। तो जब साधन नहीं अपनाता है तो उसको इनोवेशन कहते हैं, नवाचार कहते हैं। तो यही ये जो क्वेश्चन बना है इसमें पूछा है कि सांस्कृतिक लक्ष्य को तो स्वीकार करते हैं लेकिन संस्थागत साधनों को अस्वीकार करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको इनोवेशन कहते हैं। अच्छा, रिचुअलिज्म क्या करते हैं, संस्कारवाद क्या करते हैं। संस्कारवाद या हिंदी में कभी कभी उनको कर्मकांडी भी लिखा रहता है। तो इसमें जो है, इसमें व्यक्ति क्या करते हैं कि सांस्कृतिक जो है इसमें संस्थागत साधन तो अपनाते हैं लेकिन सांस्कृतिक लक्ष्य को, समाज द्वारा निर्धारित जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं उसको नहीं अपनाते हैं, लेकिन संस्थागत साधन को अपनाते हैं। किसमें, तो संस्कारवाद में या रिचुअलिज्म में। क्वेश्चन पूछ ले कि समाज द्वारा निर्धारित कौन सा है जो संस्थागत साधन को अपनाते हैं और सांस्कृतिक लक्ष्य को नहीं अपनाते हैं, तो किस में नहीं अपनाते हैं, तो वो रिचुअलिज्म में नहीं अपनाते हैं। और जो ये रिटेरिज्म की बात करते हैं, प्रत्यावर्तनता की बात करते हैं, तो इसमें जो है इसे पलायनवाद भी कहते हैं। जैसे जो लोग हिप्पी कल्चर को अपनाते हैं उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है तो वो पलायनवाद की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें दोनों नहीं होता, ना तो संस्थागत साधन होते हैं और ना ही सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, तो इसमें दोनों नहीं पाए जाते हैं। और जो ये रिबेलियन है, विद्रोही है, इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य समाज के अनुरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और संस्थागत साधन भी जो समाज द्वारा बनाए गए हैं सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो किसमें, तो वो रिबेलियन में। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा उदाहरण संस्कृति का आधार तत्व नहीं है। कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है तो संस्कृति का आधार तत्व नहीं है। संकेत, मूल्य, संबंध, मानक। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3, संबंध नहीं है। बाकी संकेत संस्कृति का आधार तत्व है, यानी कि संकेत यानी कि सिंबल, मूल्य यानी कि वैल्यू, और मानक यानी कि नॉर्म्स। तो ये जो है ये सब संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं, लेकिन संबंध संस्कृति का आधारभूत तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी किस पुस्तक में दी है। सामाजिक जो नियंत्रण होता है तो उसमें जो दो पार्ट हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। सोशल कंट्रोल की बात तो वैसे सर्वप्रथम रॉस करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कौन करते हैं, तो कार्ल मैनहीम करते हैं। तो उन्होंने अपनी किस पुस्तक में इसका कॉन्सेप्ट दिया है, तो हमारा आंसर है मैन एंड सोसाइटी। किस पुस्तक में दिया है कार्ल मैनहीम ने, तो मैन एंड सोसाइटी पुस्तक में दिया है। और ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, ये पुस्तक किसकी है, ये भी पुस्तक कार्ल मैनहीम की है। डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, ये भी बुक कार्ल मैनहीम की है। और ये जो है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, तो ये भी पुस्तक कार्ल मैनहीम की है। और मैन एंड सोसाइटी तो ये है ही। तो ये तीनों पुस्तक कार्ल मैनहीम की है। क्वेश्चन नंबर 21, नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं दी हैं। जो किनशिप सिस्टम है उसमें क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है,
तो मजूमदार ने, मॉर्गन ने, मर्डॉक ने या टायलर ने? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। किसने दिया है? मॉर्गन ने दिया है। मॉर्गन ने सर्वप्रथम नातेदारी का गहन अध्ययन किया। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वप्रथम नातेदारी का गहन अध्ययन किसने किया है? तो एल.एच. मॉर्गन ने किया है। वैसे भारत में नातेदारी का कॉन्सेप्ट इरावती कर्वे ने दिया है, लेकिन सबसे पहले नातेदारी का कॉन्सेप्ट जो है एल.एच. मॉर्गन ने दिया है और इन्होंने उस पर विस्तृत अध्ययन भी किया है। और इन्होंने नातेदारी शब्दावलियों यानी कि किनशिप टर्मिनोलॉजी का व्यवस्थित अध्ययन किया और ये जो है न्यूयॉर्क जो है वहाँ की इराक्विस एक जनजाति है, न्यूयॉर्क की इराक्विस जनजाति, तो उसका जीवन पर्यंत इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने नातेदारी शब्दावली के लिए राजमार्ग शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछ ले कि नातेदारी शब्दावली के लिए राजमार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एल.एच. मॉर्गन ने किया है। और ये जो है नातेदारी का अध्ययन दो भागों में बांट कर करते हैं। पहला बताते हैं वर्गात्मक यानी कि क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी, और दूसरा इन्होंने बताया कि विशिष्टात्मक या वर्णनात्मक संज्ञा इन्होंने दी, तो उसको डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। तो क्या है क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी में? क्या होता है कि इसमें जो है एक ही संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर उसके कई अर्थ होते हैं। शब्द तो हम एक ही प्रयोग करते हैं। क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी में यानी वर्गात्मक नातेदारी में हम शब्द तो एक ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कई लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया था मॉर्गन ने कि असम के सोमनागा, असम के एक सोमनागा जनजाति है, ट्राइब है, तो उसमें वो लोग अजा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अजा शब्द का प्रयोग वो लोग माँ के लिए भी करते हैं, चाची के लिए भी करते हैं, मौसी के लिए भी करते हैं। तो मतलब शब्द तो एक ही है, लेकिन उसका प्रयोग कई लोगों के लिए करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, यानी कि वर्गात्मक संज्ञाएं कहा जाता है। तो और जो है एक अपू शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ये सोमनागा के लोग जो हैं, सोमनागा ट्राइब जो है वो अपू शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो अपू शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो पिता के लिए, चाचा के लिए, मौसा के लिए। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि अपू शब्द का प्रयोग इनमें से किनके लिए किया जाता है? तो पिता के लिए भी करते हैं, चाचा के लिए और मौसा के लिए। जैसे हम लोगों में होता है कि आंटी बोलते हैं हम लोग, तो आंटी जो है हम कई लोगों के लिए बोलते हैं, चाहे वो चाची भी, उनको भी आंटी कहते हैं, मौसी उनको भी, और बुआ को भी, और अंकल जो है चाचा, मौसा, फूफा सबके लिए बोलते हैं। तो जब एक शब्द का प्रयोग हम कई लोगों के लिए करते हैं तो उसको वर्गात्मक संज्ञाएं कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी यानी कि विशिष्टात्मक या वर्णात्मक संज्ञाओं में क्या होता है कि इसमें एक शब्द केवल एक ही व्यक्ति के लिए होता है। एक शब्द का प्रयोग करेंगे लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए करेंगे। तो जैसे पिताजी को हम केवल पिताजी के लिए पिताजी के शब्द का प्रयोग करेंगे। पुत्र के लिए पुत्र का ही प्रयोग करेंगे और किसी को हम पुत्र के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। अपनी पत्नी के लिए हम पत्नी शब्द का प्रयोग अपनी ही पत्नी के लिए करेंगे, बाकी किसी के लिए नहीं करेंगे। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव में एक ही शब्द का प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग की व्याख्या किसने की है? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग की व्याख्या किसने की है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मैकाइवर एंड पेज ने किया है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसने किया है? तो मैकाइवर और पेज ने किया है। ये स्टेटमेंट देते हैं मैकाइवर और पेज, ये स्टेटमेंट बताते हैं कि संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग समाज कहा जाता है। संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग समाज कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये मैकाइवर पेज का है। और ये दो प्रकार के जो है सहयोग की बात करते हैं। पहला बताते हैं प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा बताते हैं अप्रत्यक्ष सहयोग। तो प्रत्यक्ष सहयोग में क्या होता है कि यह जब अनेक व्यक्ति या समूह फेस टू फेस यानी कि आमने सामने रहते हैं, आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित होकर कोई कार्य करते हैं तो हम उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। तो जैसे खेल के मैदान में
कोई एक टीम हो और खिलाड़ियों द्वारा एक दूसरे को दिए जाने वाला सहयोग के अंतर्गत जो है वो प्रत्यक्ष सहयोग के अंतर्गत आएगा। जैसे खेल के मैदान में कोई एक टीम है और एक टीम के ही खिलाड़ियों द्वारा एक दूसरे को जो सहयोग दिया जाता है तो उसको हम प्रत्यक्ष सहयोग के अंतर्गत समझते हैं। और इस पे क्वेश्चन भी बना है कि खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों द्वारा एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी बना है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि खेल के मैदान में एक टीम, तो हम कभी कभी एक टीम को ध्यान नहीं देते हैं, बस देख लेते हैं कि खेल के मैदान में एक टीम के ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो है वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है आंसर। तो इस वो होता है कि खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत है। तो ऑप्शन में रहता है समायोजन, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। तो जब हम ऐसे खेल के मैदान में एक टीम के सदस्य पढ़ लेते हैं तो हम प्रतिस्पर्धा से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर टीम के बीच खेल हो रहा है तो वहाँ प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ ध्यान देना है कि एक टीम की बात की जा रही। तो जो एक टीम की बात की जा रही तो एक टीम में एक ही टीम के खिलाड़ी होंगे तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो वहाँ पर सहयोग प्रक्रिया कार्यरत होगी, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा आंसर नहीं होगा, वहाँ पे सहयोग सही होगा। और अप्रत्यक्ष सहयोग में क्या होता है कि जब सहयोग करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य तो समान होता है, जो सहयोग करते हैं तो उनका लक्ष्य जो होता है, टारगेट होता है, तो वो तो एक समान होता है कि मतलब एक ही लक्ष्य को पूरा करना है, लेकिन इस उद्देश्य को वो असमान कार्यों द्वारा पूरा करते हैं। तो जैसे श्रम विभाजन है, जो श्रम विभाजन है वह अप्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमें कोई गाड़ी बनाना है तो उद्देश्य तो हमारा गाड़ी बनाना है, लेकिन जो उस उद्देश्य के संबंध में गाड़ी बनाने के लिए जब हम उसमें लगने वाले कहीं इंजन कहीं और बनता है, पहिया उसका कहीं और बनता है, पेंटिंग का कार्य कहीं और होता है, तो जो इस तरीके से लोग अलग अलग कार्य करते हैं, श्रम विभाजन बटा हुआ है कि इनका काम ये है, इनका काम ये है, तो जब सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं तो हम उसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं, क्योंकि उद्देश्य तो एक है गाड़ी बनाना, लेकिन कार्य अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो उसको हम अप्रत्यक्ष सहयोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति प्रधान रूप से थी। सेवाओं का आदान प्रदान, अंतरजातीय संबंध, सेवाओं का आदान प्रदान व अंतरजातीय संबंध दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेवाओं का आदान प्रदान व अंतरजातीय संबंध दोनों जो है जजमानी पद्धति में विद्यमान थी, ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति में विद्यमान थी। विलियम वाइजर ने भारत में जजमानी प्रथा पर गहन अध्ययन किया था। विलियम वाइजर जो थे उन्होंने भारत में जजमानी प्रथा पर गहन अध्ययन किया था। इनकी बुक थी द हिंदू जजमानी सिस्टम, और ये जो है ये मैनपुरी ज़िले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया था इन्होंने, और वहाँ की जजमानी व्यवस्था का वर्णन अपने इसी पुस्तक में किया था। द हिंदू ऑफ जजमानी सिस्टम में इन्होंने मैनपुर ज़िले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया था। और जजमानी शब्द जो है वह एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी यज्ञ को संपन्न कराने वाला ब्राह्मण या संरक्षक। जो ये जजमानी शब्द है ये वैदिक शब्द है और इसका अर्थ होता है कि किसी यज्ञ को संपन्न कराने वाला ब्राह्मण या संरक्षक। तो जजमानी व्यवस्था में विलियम वाइजर ने बताया कि जजमानी व्यवस्था समता मूलक व्यवस्था है। विलियम वाइजर इसके कई विशेषताओं का वर्णन करते हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि जजमानी व्यवस्था समता मूलक व्यवस्था है। दूसरी विशेषता बताते हैं कि प्रत्येक जाति अपनी सेवा या वस्तु के लिए अन्य जाति से सेवा या वस्तुएं प्राप्त करता है। तीसरी विशेषता बताते हैं कि यह व्यवस्था सामाजिक जीवन के सभी जातियों को एक दूसरे पर निर्भर तथा अपरिहार्य बनाती है। और चौथी विशेषता बताते हैं कि जजमानी व्यवस्था सभी जातियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जो है ये जजमानी व्यवस्था की ये विशेषताएं बताते हैं विलियम वाइजर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।